अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि हम बात करते हैं पर्सनैलिटी बिल्डिंग की बात करते हैं, हम अपनी सेहत की बात करते हैं कि किस तरीके से हमें अच्छा दिखना है, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो होती है वो हमारी सेहत है। और अगर सेहत की बात की जाए तो उसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो आपके ओरल हाइजीन्स होते हैं, जिसका ख़्याल करना कितना ज़रूरी है, ये जब मैंने विज़िट किया डॉक्टर साहब को, उसके बाद मुझे उसकी अहमियत का खुद भी एहसास हुआ, अंदाज़ा हुआ और मैंने अपने इर्द-गिर्द के बहुत सारे लोगों को गाइड करना शुरू कर दिया। तो तब मेरे ज़हन में आया कि क्यों ना इस अवेयरनेस को और लोगों तक फैलाया जाए सो दैट आप इसको जान सकें, ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर साहब बहुत बिज़ी हैं, उनसे बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है और इस टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए हम इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपसे आपकी मुलाकात करवाती हूँ डॉक्टर नुमान से। डॉक्टर नुमान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम, कैसी हैं आप? ठीक-ठाक बिल्कुल हैं? ठीक-ठाक, थैंक यू वेरी मच नुमान। सबसे पहले ये कि आपने टाइम दिया, आई नो यू आर वेरी बिज़ी, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। और ये है कि बेसिकली तो ये मकसद है ना एक अवेयरनेस फैलाने का जी, कि जी। जो हमारी वो लेडीज़ जो बाहर नहीं निकल सकती, वो ज़्यादा घर पे रहती हैं या जो बच्चे यूट्यूब देखते हैं, तो एट लीस्ट उनको घर बैठे हुए इस चीज़ का पता चल जाए। सबसे पहले तो नुमान मैं चाहूँगी कि आप बताइए कि आपने क्या किया, आपका इंट्रोडक्शन सो दैट लोग जान सकें कि आप हैं कौन? थैंक यू फॉर टेकिंग मी मैम। ऐसा है कि मेरा नाम डॉक्टर नुमान ज़हीर है एंड आई एम एक्चुअली प्रैक्टिसिंग फॉर द लास्ट 14 years. लास्ट 14 इयर्स Yes, माशाल्लाह, in this practice named as Sana Samin Dental Care. On the top of it, I'm teaching throughout since last 12 years. माशाल्लाह। At the moment, I'm an associate professor working in Institute of Dentistry, CMS Lahore Medical College. ओके, And my field of specialty of teaching dental students is oral biology. ओरल बायोलॉजी। Oral biology. अच्छा। Actually, this is the first subject what you teach your dental graduates when they come in after their pre-meds like FSC or A levels. And when they come in, so that's the first dental subject they go through. ओके, So it's very important to pass this thing so that they can proceed further. So you can say that as an academician, I'm an oral biologist, but on the top of it, I am a general dentist who looks after your oral health and spreads the knowledge of dental care in the community as well. So, but my field of research interest is dental implants. ओके, Yes. ओके, माशाल्लाह। सो नुमान, डॉक्टर नुमान, मैं चाहूँगी सबसे पहले आप हमारे ओरल हाइजीन्स की इम्पोर्टेंस, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, हमें अपने दांतों को साफ रखने की ज़रूरत क्यों है? नॉर्मली आप देखें लोग लापरवाही कर जाते हैं, रात को सोने से पहले भी ब्रश नहीं करते। आप काइंडली इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में हमें बताएँ कि ये इतना अहम क्यों है कि हम दांतों का ख्याल करें? मैम, इसकी बहुत अहमियत इस लिहाज से है कि आपको 3 चीजें इससे हासिल होती हैं। एक अच्छी स्माइल जो कि आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है। यस। दूसरी ये है कि एक्चुअली आपको खाने में आसानी होती है और अगर दांत मुंह में ना हो तो आपकी आवाज स्लिप करती है। हमारे वो बड़े जो कभी प्रॉपरली डेंटल केयर ना करवा सके, तो अगर उनके दांत कुछ माउथ में मिसिंग हो जाते हैं तो वो प्रॉपरली बोलने में उनको तकलीफ होती है। हाँ, जी, यस, यस। अच्छा, अच्छा, जी, अच्छा। बिल्कुल। तो ये वाली ये जो बात आपने अभी की है कि हमारे वाकई में पुराने ज़माने में इस तरीके से आपके नॉलेज में ये बात है कि वो लोग क्या करते थे? कोई आखिर जब तकलीफ होती थी वो क्या करते होंगे? जो सबसे ज़्यादा दुनिया में डेंटल ट्रीटमेंट किसी भी लेवल पे होने वाला है ना, तो वो दांत निकालने का है। अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाए, तो जो बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता, तो वो किसी भी जगह पे जाके नीम हकीम, कोई जो प्रॉपर डेंटिस्ट हो या ना हो, तो वो जाके दांत निकलवा लेता है। लेकिन जैसे जैसे तरक्की हुई है हर जगह पे, एजुकेशन फैली, कहीं ना फैली, लेकिन लोगों को अब ये पता चल गया कि कौन प्रॉपर डेंटिस्ट हैं और कौन से प्रॉपर डेंटिस्ट नहीं हैं, और टेक केयर कैसे की जा सकती है। प्रॉपर डेंटिस्ट के पास जाने से कम बीमारियां फैलेंगी नहीं, लाइक हेपेटाइटिस, लाइक HIV, ऐसी चीजें जो कि ब्लड बोन हो, सलाइवा बोन हो, ऐसी चीजें जो स्प्रेड होती हैं कांटेक्ट से। अच्छा। सो वो चीजें बच सकती हैं कि अगर हम किसी प्रॉपरली क्वालिफाइड बंदे के पास ना जाके। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम इस चीज का फैलाव रोकते हैं
और डेंटिस्ट ट्रेन अप इसलिए होता है कि वो ट्रीटमेंट जैसी भी करे लेकिन कम से कम बीमारी फैलाए ना। हाँ, तो ये बताइए आप डॉक्टर नुमान कि जैसे फर्ज करें घर में, जैसे अगर मैं अपने लिए पूछूं कि अगर एकदम से दांत में दर्द शुरू हो गई है, तो कोई ऐसा आप मशवरा दे सकते हैं, बता सकते हैं कि फौरन, क्या रात को लेट हो गए, आप डॉक्टर के पास नहीं जा सक रहे, तो तब तक जब तक डॉक्टर के पास आप नहीं पहुंचते, हम लोग क्या कर सकते हैं घर में रहते हुए कि आप अगले दिन तक का हमारा टाइम गुजर जाए, वो रात सुकून से गुजर जाए? क्या घर की कोई होम रेमेडी या कुछ ऐसा आप बताएंगे, थोड़ा सा एडवाइस करेंगे कि फौरन क्या कर लेना चाहिए? मैम, जो हमारे रिलेटेड जो फील्ड है, जो कि हमें बताया जाता है कि यू कैन हैव लाइक अ पेन किलर दैट कैन एक्चुअली गिव यू अ कुशन फॉर 6 to 8 hours, ऑल्दो दे क्लेम that 12 hours you will be pain free. तो पेन किलर जो है वो सिंपल कोई पैनाडोल वगैरह चल जाती है या किसके लिए कोई खास पेन किलर? जो डेंटल पेन्स के लिए जनरली स्पीकिंग अगर आप 2 पैनाडोल ले लें तो कुछ आपको कुशन मिल जाता है इन सिंपल पेन किलर्स। लेकिन अगर पेन बहुत ज्यादा हो, बहुत तकलीफ ज्यादा हो, तो कुछ ऐसी पेन किलर्स हैं जो खास स्पेसिफिक डेंटल पेन किलर्स के लिए कहलाई जाती हैं। उसको डेफिनेटली आपको उसके लिए जाके डेंटिस्ट को ही दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 2 पेन किलर्स ले लें तो कुछ घंटे गुजर सकते हैं, वो टाइम थोड़ा सा पास हो सकता है। मेरे पास पहले पेशेंट्स जब आते थे जो कि ऐसे, जो घर में कोई ऐसा ऑयल यूज कर लेते हैं जिसको आप बाइट कर सकते हैं, जिसे क्लोव ऑयल कहते हैं, तो उससे भी पेन थोड़ी रिलीव हो जाती है। लेकिन डेफिनेटली वो एक खास कुशन देगा, लेकिन कोई भी मेडिसिन पेन को अल्टीमेटली रोक नहीं सकती अनलेस एंड अंटिल वी सीक हेल्प फ्रॉम द प्रोफेशनल। ओके, तो डॉक्टर नुमान ये बताइए कि आप अकेले तो ये सब कुछ नहीं कर सकते, एक टीम वर्क होगा यकीनन। तो आपके साथ मैं देख रही हूँ कि ये खड़ा है, अगर हम उससे बात कर लें कि वो उसकी क्या जॉब है, वो कैसे आपको हेल्प करता है। तो आपका नाम क्या है? आप मुझे ये माइक लेंगे, इसमें बोलें कि आपका नाम क्या है। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम रूफन है। तो आपका नाम क्या है? रूफन। रूफन जी रूफन, आप बताइए कि जैसे आप, हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं, तो जब डॉक्टर साहब यहाँ पे होते हैं किसी पेशेंट से पहले जो तैयारी करनी होती है, तो आप कैसे करते हैं तैयारी? वो मैम, हम तैयारी इस तरह करते हैं कि हमें पता होता है कि कौन सा पेशेंट आना है और उसका ट्रीटमेंट नेक्स्ट क्या होना है। उस हिसाब से हम इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगाते हैं, मेडिसिन जो भी यूज होनी होती है सर के आने से पहले हम रेडी करते हैं, ताकि जब सर आए और पेशेंट आए तो हमें कोई परेशानी ना हो। तो आप ये बताएं कि जो हाइजीन, जिनके हम बात ओरल हाइजीन की कर रहे हैं, आप कौन सी वो एहतियातें करते हैं कि क्या ग्लव्स वगैरह पहनते हैं, या किस तरीके से आप इंश्योर करते हैं कि बिल्कुल सफाई सुथराई और वो होनी चाहिए, क्या करते हैं आप? जी मैम, हम सबसे पहले ग्लव्स पहनते हैं, फिर अपने काम को शुरू करते हैं। इंस्ट्रूमेंट, यहाँ तक कि हमने इंस्ट्रूमेंट को भी हाथ लगाना है तो ग्लव्स पहन के लगाना है। तो ये बताइए कि जो टेबल तैयार करते हैं आप, जी मैम, आपको बहुत सारा आइडिया होता है कि आपने, वो मैंने देखा है बड़े से हथियार रखे होते हैं आपने, जी, तो वो कौन से पेशेंट के लिए कौन सी चीज इस्तेमाल होनी है और डॉक्टर ने कौन सा इशारा करना है और आपने उनको पकड़ा देनी है, नाम और वो सब याद होता है आपको? जी मैम, सब कुछ याद है हमें, और सर के कहने से पहले ही हमें पता होता है कि सर ने क्या मांगना है, कौन सी चीज चाहिए अब सर को, तो हम वो पहले से ही सर को दे। कितनी देर से आप सर के साथ काम? मैं देख रही हूँ 5-7 साल से सर के साथ। 5-7 साल से। जी, आपके सर है बड़े अच्छे वैसे, है जी मैम, सर बहुत अच्छे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे अगर किसी को आपने कोई मैसेज देना हो कि जो आपकी लर्निंग यहाँ हुई है, मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ कि सर के साथ रह के आपने बहुत कुछ सीखा? जी, मैंने बहुत कुछ सीखा सर के साथ रह के। काफी चीजें ऐसी हैं जो कि मैं जब आया था मुझे नहीं पता था, तो मैंने यहाँ से काफी कुछ सीखा सर से। कुछ दुनियावी बातें भी सर ने सिखाई हैं, काम के रिलेटेड सर ने बहुत कुछ सिखाया है, और मैं मसलन के इतना ट्रेन हो चुका हूँ कि अब मैं कहीं भी जाऊंगा ना तो मैं मार नहीं खाऊंगा। वेरी गुड। तो ये बताइए, तो बड़ा कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। तो ये बताइए कि आपको जितना कुछ आपने सर से सीखा है, जी, क्या आप इस जगह से जितना भी नॉलेज है आपके पास, आप दाएं बाएं अपने रहने वाले घर वालों के, उनके भी ओरल हाइजीन का ख्याल करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं? जी मैम, मुझे कोई भी पूछता है ना घर में आसपास करीब कोई भी, हमारे दांतों में खून आ रहा है या हमने स्केलिंग करानी है या ब्रश किस तरीके से किया जाए, तो हम उन्हें बताते हैं कि ब्रश करने का जो असल तरीका है ना, जो मैंने सीखा है, वो ये है कि खाना खाने के बाद करना चाहिए, ना कि खाना खाने के पहले करना चाहिए। ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं कि वो
पहले ब्रश करते हैं सुबह उठ के मॉर्निंग में, और फिर वो खाना खाते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। ओके, ये तो मुझे जी भी मैम। आज ही पता लगा, खाना खाने के बाद करना चाहिए, पहले नहीं। नहीं करना वैसे मैं एहतियातन दोनों दफे कर लेती हूँ, पहले भी जी और खाना खाने के जी बाद। जी अच्छा अच्छा, थैंक यू, माशाल्लाह आपके पास तो बहुत नॉलेज है, थैंक यू वेरी जी, मच। थैंक और यू मैम। अल्लाह ताला आपको इसी तरह इनका साथ निभाने वाला बनाए और आप जी, जी। सीखते चले जाएं। जी जी, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये जो ब्रशिंग का किस तरीके से, कौन सा राइट वे है टू ब्रश योर टीथ? मैडम, डेंटल कोलीग्स तो जो हमारे देखने वाले हैं, दे आर द बेस्ट एक्सपर्ट्स, एंड देयर इज अ फील्ड नोन एज कम्युनिटी डेंटिस्ट्री हु एक्चुअली टीचेस हाउ टू ब्रश एंड हाउ टू कीप योर ओरल हेल्थ in good shape. So मेरे advice ये होगी, actually you should be brushing like 2 times a day minimally after every meal. So like after breakfast and before going to bed. Okay. और बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स पूरी दुनिया में ये हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा शुगरी डाइट लेते हैं और बहुत ज़्यादा फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करते हैं, उनके दांतों में केरीज का जो प्रिवेलेंस है वो बहुत ज्यादा होती है। फ्रेश जूसेस में भी? यस, बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ शुगर इन इट। सो कहते हैं कि एक्चुअली you should make a chart. If let's say you're coming with your children, so you should make a chart in 1 week, 4 days out of them, in which you should be including your weekends. And you need to write down, and you can request the mother to please kindly endorse the number of meals, snacks and beverages in it. Okay. So जब आप अपने weekends को include कर लेते हैं, तो you can come to know that how much sugar intake you are taking in. अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब कि जो आम माएँ हैं घर में, जो हमारी मिडिल क्लास है, उनको आप सादा लफ्जों में क्या कहना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों का या अपने यंग इवन बच्चों का कैसे एज अ मदर वो ख्याल कर सकती हैं घर में रहते हुए, कि उनके पास इतनी बहुत सारी शायद आसाइशें नहीं है या इतने ज्यादा वो कोई जंक फूड अफोर्ड नहीं करते, सादा खुराक में रहते हुए वो क्या एहतियातें कर सकते हैं बच्चों के लिए? रूटीन, यानी रूटीन तो ये सबसे बेहतरीन है कि अगर आप जंक फूड नहीं खाते, ये तो दैट्स अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर देम, कि हर खाना खाने के बाद उनकी सुपरवाइज ब्रशिंग करें, जो कि इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं। पाकिस्तान एक्चुअली जनरली यूके गाइडलाइंस को फॉलो करता है, आपका जो ब्रिटिश बेस्ड डेंटिस्ट्री है। सो रॉयल कॉलेज की जो रिकमेंडेशंस हैं वो यही हैं कि एक्चुअली supervised brushing should be done like minimum till 7 to 8 years of an age. So that means that's just make it a fun activity. Toothbrush, you can have a very very inexpensive brush. उसके जो आगे से this is a brush. तो ये जो fibers हैं हम उसको bristles कहते हैं। अच्छा। So ये जो bristles हैं ये soft होने चाहिए। Soft होने चाहिए, okay. और ये खास टेक्निक है। तो ये हार्ड ब्रश और सॉफ्ट ब्रश में क्या फर्क होता है? एक्चुअली जो ये चीज अगर जितनी सॉफ्ट होगी तो ये आपके एक्चुअली हमारा एम ये है कि हम टीथ भी क्लीन करें, बट हमारे गम्स भी क्लीन होने चाहिए। ये जितना हार्ड होगा सो डेफिनेटली गम में जब लगेगा तो यू कैन एंजॉय योर गम अप एज वेल। और ऐसा भी हो सकता है कि दांत का सरफेस भी लॉस हो। ओके। सो अगर आप खास टेक्निक से नहीं कर रहे तो इसलिए लेट्स से अगर आप इस मॉडल को देखें, ठीक है ना, तो हर कोई ये तो जानता है बैक एंड फ्रंट, ये तो सब फॉरवर्ड सबको जानते हैं, लेकिन यू नो राउंड एंड राउंड सर्कुलर मोशंस में ब्रश करना। तो माओ को बच्चों को खुद ब्रश करना चाहिए 7 से 8 साल तक, और इसको एक फन एक्टिविटी बनाए। वो एक ऐसा टाइम है जो आपका और आपके बच्चे का टाइम है, ठीक है ना। तो जस्ट मेक इट अ फन एक्टिविटी, एंड फॉर दैट you do not need to actually buy a very expensive brush and a very expensive paste. एक खास तरीका अगर आप इस्तेमाल करें वो, और डाइट में शुगर कंटेंट कम हो, शुगर्स कम हो, हर खाना खाने के बाद करें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे बच्चों को माएं ब्रश करवा सकती हैं। They can just actually just do round and round, गोल गोल घुमाते जाएं, दायरों में घुमाते जाएं ताकि आपके गम्स भी क्लीन अप हो जाए। अच्छा, तो ये जो चीज है ये तो आप नेचुरली हर कोई करता है, ये नेचुरल एक फंक्शन है जो कि करना और बड़ा यूजफुल है, ये बहुत यूजफुल है। लेकिन ये जो राउंड एंड राउंड करने से आपके टीथ भी और आपके गम्स भी क्लीन आउट होते हैं। लेकिन जितना सॉफ्ट होगा
आपके गम्स में तकलीफ नहीं होगी और बच्चा अच्छा, आराम से अच्छा। करवा लेगा। इनसाइड भी राउंड एंड राउंड। यस, अगर आप यहाँ भी जाएं तो यू कैन जस्ट डू इट Round and round. लेकिन स्टिल अगर आप ये देखें, इस मॉडल को देख लें कि स्टिल कोई ऐसे एरियाज रह जाते हैं हाँ, जिन जगहों पे क्लीन नहीं हो पाता, इनको हम अपनी जुबान में इनएक्सेसिबल एरियाज कहते हैं। सो उसके लिए यू कैन सीक अ डेंटिस्ट हेल्प। ओके, And if the people, because your question started with a thing that जो लोग afford नहीं करते, so they can immediately go to the dental colleges. And the dental colleges are generally doing community work. ओके, So because it's not expensive, the dental graduates are being trained, and you do not need to pay much. ओके, So you can get the dental care top Yeah. of the line in a safe environment. अच्छा अच्छा, जिस तरह अब लेट्स से कोई आपकी स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन ना हो, कोई भी हाँ, चीज ना हो, हाँ। ठीक है ना। तो इंस्ट्रूमेंट्स कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको आप स्टेरिलाइज कर सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो डिस्पोजेबल्स होते हैं, ठीक है ना। ओके। जी जी मैडम। तो ये जो इन्फेक्शन है, ये इसकी कितनी ज्यादा कॉमन रीजंस क्या बनती हैं कि इन्फेक्शन हो जाता है आपको दांतों में? एक्चुअली माउथ में बग्स हैं बहुत सारा, जर्म्स। अच्छा, तो मैं बच्चों के लिए वर्ड्स यूज करूंगा बग्स, तो दे अंडरस्टैंड इट इन द कार्टून्स एज वेल। सो देयर आर अ लॉट ऑफ बग्स इन योर माउथ। ओके, सो अगर बग्स का कंटेंट किसी भी वजह से बढ़ेगा तो डेफिनेटली टूथ में डिके होगा, कीड़ा लगेगा। कीड़ा और लगेगा। जब होल बनेगा तो इफ इट इज नॉट बीइंग सॉर्टेड आउट बिकॉज द पीपल कांट अफोर्ड इट, सो definitely you'll be having pain. You can have some bleeding gums, and if let's say you are slightly an adult, तो definitely bug content भी ज्यादा होगा, तो the teeth can bleed. वो कहते हैं उसका odor बड़ा अच्छा नहीं है, bad smell आती है। तो these are the things which वो दांतों में से जो खून भी आता है वो भी इसी वजह से। बिल्कुल ऐसे ही है। जब दांतों के दरमियान खाना फंसता रहेगा तो मसोड़े स्वेल करेंगे, और जब वो स्वेल करेंगे तो वो ब्लीड करेंगे। सो ब्लीडिंग एक साइन है इन्फ्लेमेशन का। अच्छा, सो वो एक ऐसी चीज है कि इसका मतलब देयर इज समथिंग, अलार्म बेल्स आर देयर, सो इट्स बेटर टू सीक अ डेंटिस्ट हेल्प। अच्छा अच्छा। और ये जो डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो दांतों के लिए कहा जाता है कि आपको जरूरी है कि आप इसकी वो हर साल जो है क्लिनजिंग करवाएं, वो क्या है? ऐसा है कि मैम एवरी 6 मंथली, जिस तरह आप लोगों के मेडिकल डॉक्टर्स और बहुत ज्यादा ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि जी गेट योरसेल्फ चेक्ड अप, सो इट्स ऑलवेज बेटर, यू नीड सम काइंड ऑफ मॉनिटरिंग। सो दिस मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड से लाइक 2 times in a year, that makes 6 months. हर 6 महीने के बाद एक बार चेक हो जाए। और हर एज में स्केलिंग की कब से कब जरूरत पड़ती है? जो स्केलिंग है डेफिनेटली एडल्ट्स को ज्यादा जरूरत पड़ती है, जिनके बेबी टीथ होते हैं। अगर आप उनकी सुपरवाइज ब्रशिंग करें तो उनको इतनी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अगर कोई इंपॉर्टेंट कोई ऐसी जगह है जिसकी वजह से उसको ब्लीडिंग हो रही, कुछ इस तरह बच्चों को हो रहा है, तो यू कैन डू दैट। तो मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के दांत बड़े वाइट से होते हैं, स्केलिंग तो वो नहीं करवाते, इवन देन उनके टीथ बहुत अच्छे होते हैं, तो क्या उनके लिए भी स्केलिंग जरूरी होती है? एक्चुअली टूथ का वाइट होना इट इज समथिंग डिफरेंट। अच्छा, डिफरेंट है। जो गम्स हैं दे आर समथिंग डिफरेंट। ओके, टूथ वाइट होना कैन बी नेचुरल फॉर यू। जैसे लोग कुछ फेयर होते हैं, कुछ के रंग गोरे होते हैं। जनरली आप ये देखें जो लोग जिनके रंग गोरे होते हैं उनके टीथ डार्क होते हैं, ठीक है। और जनरली जो अफ्रीकन्स हैं जो उनके ट्रेट्स हैं उनके टीथ थोड़े वाइट होते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि टीथ शुड बी जर्म फ्री, शुड बी लाइक कैरीज फ्री। और वो कैसे होंगे कि हम उनको क्लीन आउट रखें, ठीक है। जिनके टीथ क्लीन है तो उनके गम्स का क्लीन अप होना और हेल्दी होना इंपॉर्टेंट है। ये जो दांत हैं ये सिर्फ मसोड़ों में नहीं है, ये बोन में है। अच्छा, उस बोन के ऊपर ये गम्स है। अच्छा, तो गम की हेल्थ ठीक होगी तो टीथ वॉबल नहीं करेगा, शेक नहीं करेगा, हिलेंगे नहीं, स्ट्रॉन्ग रहेगा, ब्लीड नहीं करेगा। एंड दिस थिंग कैन गो थ्रूआउट योर लाइफ इफ यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ दैम। अच्छा, ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। जी। और यानी एक हेल्दी रूटीन में अगर हम सुबह खाने के बाद भी ब्रश करते हैं और ब्रशिंग का तरीका जो है वो सही हो। अच्छा, इसमें ये बताइए कि ये ब्रशिंग तो हो गई कि ये करने चाहिए 2 times तो एटलीस्ट, लेकिन 3 time करें तो भी बहुत अच्छा होगा। जी। लेकिन ब्रशिंग के अलावा मैंने देखा है कि वो आप लोग रिकमेंड करते हैं माउथ वॉश, उसका क्या फंक्शन होता है? यस, माउथ वॉश गिव्स रिफ्रेशिंग ब्रेथ ओनली एंड रिफ्रेशिंग ब्रेथ। और माउथ में बग्स का अगर लेट्स से
gums में bleeding थी, inflammation थी, and you had seen a dentist and you got some gum management. तो आपके gum management हुई है, तो at that point in time it's better why not to have some mouthwashes. And mouthwashes shouldn't be used like in a concentrated form. It should be mixed. There is actually थोड़ा सा पानी में मिक्स करके, थोड़ा सा उसको, क्या ये डेली यूज करना चाहिए? नो, इसकी वजह से अगर आप 14 दिन से ज्यादा यूज करते हैं तो दांत स्टेन अप होते हैं। अच्छा, ठीक है ना, इससे भी स्टेनिंग होती है। आपने देखा वो कलर्ड होते हैं। ओके, तो यस, कलर्ड होते हैं। बॉटल होता है, उसका कवर है, ठीक है, आप उसका हाफ उसमें वाटर डाल लें, हाफ उसमें माउथ वॉश मिक्सअप कर लें, और उसके गॉगल्स आप सुबह शाम करते हैं जस्ट फॉर 14 डेज। यू कांट यूज इट मोर देन 14 डेज बिकॉज इट कैन डेफिनेटली स्टेन योर टीथ अप एंड वी डोंट वांट दैट। बिल्कुल नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं। हम ये चाहते हैं सिर्फ बग्स का लेवल कम हो जाए और गम की हेल्थ बेहतर हो जाए। और जब 6 months के बाद you are again back to your dentist just for a checkup, so your gums should be in good health. Very nice. तो ये बताइए कि जो हम इसके लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, yes, कौन सी में क्या कोई खास चीज होनी चाहिए हमारी टूथपेस्ट में जो हम देख सकें लेने से पहले कि इसमें ये है या नहीं है, वो क्या गाइड करेंगे? बच्चों के लिए जो टूथपेस्ट है वो कुछ डिफरेंट होती है, और जो बड़ों के लिए वो डिफरेंट होती है। मेनली फ्लोराइड का कंटेंट है। फ्लोराइड होना चाहिए। हाँ जी, लेकिन फ्लोराइड खास मिकदार से ज्यादा होना, जिन एरियाज में हम रहते हैं उसमें इवन पानी में भी ज्यादा होना, तो इवन कम्युनिटी जो आपके सर्विसेज हैं उनको भी ये इंडिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है कि खास मिकदार से फ्लोराइड का ज्यादा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उससे भी दांत का कलर चेंज होता है। जी। तो ये बताएं नुमान के जब कभी वो कुछ दांतों में फंस जाता है तो नॉर्मली देखा ही गया है कि हम लोग टूथपिक्स की तरफ भागते हैं। ये काइंडली गाइड करें कि टूथपिक इस्तेमाल करना भी चाहिए या नहीं, क्या बेस्ट तरीका है अपने दांतों को साफ करने का या वो एक फंसी हुई चीज निकालने के लिए? हम वक्त के साथ भी ऑल आर एजिंग, सो लेट्स से इफ वी आर एजिंग तो गम्स tend to go down for the lower teeth and they tend to go up for the upper teeth. So there is a space created naturally with time कि अगर स्पेस आ जाती है, तो जब वो स्पेस आ गई तो when you ये यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं कोई अगर ऐसी स्पेस आई हुई, काइंडली शो करें हम उसको। मॉडल में भी दिखा सकते हैं। और अगर दांतों में थोड़ी सी स्पेस आ गई, अच्छा, तो उसके अंदर खाना अगर फंसेगा तो गम्स ब्लीड करेंगे, और उस एरिया में स्पेस बढ़ती जाएगी। अच्छा, टूथपिक कभी यूज ना करें। अच्छा, टूथपिक कभी यूज नहीं करना, कभी यूज ना करें। ये एक मेडिकल टेप मिलती है which is coated and which is safe to use. We call it as a dental floss, and I dental think floss, yes, तो ये dental floss easily मिल जाते हैं? Yes, it's pretty much available in the market. आप हर मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगी। इसका ये फायदा है कि it does not injure your gums. अच्छा, वाकई पिक तो लगे तो उसका तो कहीं ना कहीं। So, जो टूथपिक है, नंबर 1 ये है कि वो थोड़ी सी उसकी विड्थ ज्यादा है, वो प्री कोटेड नहीं है, उसकी थिकनेस ज्यादा है, तो यू कैन इंजर योर गम्स। ओके, अगेन अच्छा करते बुरा हो जाता है। जी। तो वो तो मैंने देखा था, मैं एक मेडिकल स्टोर पे गई थी तो वो छोटी छोटी सी ना उन्होंने वो पैकेट्स बनाए हुए थे जिसके अंदर वो स्टिक वाली फ्लॉस है। yes, और मैंने जब से मैं आपके पास आई हूँ उसके बाद मैंने कभी भी टूथपिक की तरफ देखा भी नहीं है। मैं वही यूज करती हूँ और इट इज वेरी इजी। और उसको इस्तेमाल करके आप उसमें काफी सारी स्टिक्स होती हैं। आप उन्हें यूज करते रहे। अच्छा, ये भी बता दीजिए नुमान के, क्या ये स्टिक जब हम यूज करते हैं क्या उस के बाद उसको फेंक देना चाहिए या दूसरी दफा हम उसको धो के यूज कर सकते हैं? नहीं, इम्पोर्टेंट चीज है कि these things are disposable. You know, जब आपने खाना खाया, आप कहीं भी, let's say if you are traveling, you are a working woman, तो अगर आपका एक पाउच है तो it's better why not to carry a small brush. Let's say if you working from 9 to 5, so एक पाउच रखें, उसके अंदर एक छोटी सी स्टिक्स रखें और उसको जब यूज कर लिया after your lunch, you can just throw it. It's not very expensive. नहीं, मेरे पास तो है, कोई एक्सपेंसिव नहीं है। यू राइट कि इसको वन कैन अफोर्ड दिस, लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ कि चंद एक लोग होते हैं। About this thing, ये ऐसी है, it is something like that, so you can just use it and just throw it out. Okay. क्योंकि अच्छा, वो बहुत सारे लोग ऐसे भी तो हमारे मिडिल क्लास के हैं ना जो बार बार बाय करना अफोर्ड नहीं करते। नॉट दिस के महंगे हैं, बट वहां तक जाना लेना उसको उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना मुश्किल होता है। जी। तो वो क्या करें अगर उनके पास पहले से कुछ पड़ी हुई है स्टिक्स, यही वाली फ्लॉस वाली,
तो क्या उनमें अगर वो थोड़ा सा उसको दोबारा रीयूज करना चाहें तो कर सकते हैं? ये मैम रीयूज के लिए एक्चुअली साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, अच्छा ठीक और है, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, ठीक हो इट्स चीप। एक मैंने देखा था वो धागे की तरह भी होता है एक, जी जी, बिल्कुल। ओरल बी दें मुझे प्लीज। अच्छा उसको क्या बोलते हैं? जी जी, वो भी डेंटल फ्लॉस हाँ, है, तो ये ये जरा और चीप आपको पड़ जाता है, ठीक है ना, बट यू कैन जस्ट use it according to the length what you require, and you can just like tip it up, you can close this thing up and you can use it and just throw it off. So it is pre-coated, so it cannot injure your gums. So आप एक खास लिमिट तक you can clean, ठीक है ना। तो ये कि जो टूथपिक है, you are just using and you are enjoying it, the gums are bleeding, and so when you actually visit a dentist after a few months or years, so it feels as if के दांतों में तो स्पेस बहुत बढ़ गया। So we don't want that. तो हम जख्मी कर लेते हैं अपने आप को। आप बच्चे कुछ दिखाना चाह रहे थे, वो जरा दिखाएंगे कोई इस तरह का मॉडल प्ले करें? चलें ये दिखा दें। अच्छा ये है, ठीक है। अब जिस तरह के मैडम ये मॉडल्स हैं, अभी इनके अगर आप देखेंगे आपस में कांटेक्ट बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल, लेकिन अगर इसके दांत के दरमियान में अगर खाना फंसे तो यू कैन यूज दीज एक्चुअली फ्लॉसेस इन बिटवीन हैं, एंड tend to place it like that, and you can do it, ऐसे lead it from the finger and you can move out. ओके नहीं ये तो कोई शक नहीं इसमें, ये बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी आपने। अच्छा आप ये बताइए कि एक ये चेयर देख के मेरे ज़हन में सवाल आ रहा था कि एक डेंटल चेयर का एक फोबिया होता है पेशेंट को, उसको कैसे डील करते हैं आप? यस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब लोग अपने बच्चों को अर्ली एज में जब वो डेंटिस्ट के पास लेकर आएंगे, so you should be having some like kids area as well, so they can get acquainted. So we do not need to force that work up. It's better कि वो डेंटल फोबिया, ये कुछ गैजेट्स हैं, इनकी वॉइस, नीडल प्रिक, ये पोजीशनिंग ऐसी है कि everyone feels like anxiety. So उस anxiety को they can come, get used to the place, their elders can get them treated up, and when they feel they are safe, so they can read some books in that area, and on their way back you can just give them a kind of a gift, and it should be related with your field, like a brush, like a toothpaste, like any preventive care brochure, so which can increase. तो ये वाला ये तो जो फोबिया है ये बच्चों से तो ज्यादा मैंने देखा बड़ों में भी बहुत है। बड़ों में भी ये उनको कैसे डील करते हैं? जी, उनको ये तरीकाकार है कि when they come up, you can initially have introduce yourself, take proper history and build up a contact, बात करें, communicate करें। और dentistry revolves about three things. One is knowledge, the other is skill, and you should be good in these two areas. And the last thing is to communicate them what is right and what is wrong. So you can show that thing on your models, through your videos, and then when they're okay with it, start up with an area which is giving the most difficult portion is कि जहाँ सबसे ज्यादा उनको तकलीफ हो रही है, जैसे उसको डील करें, उनका कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होगा, then they start seeking your help whenever it is required. ओके जी। तो ये बताइए डॉक्टर नुमान के मेरे ज़हन में वो भी आ रहा था कि एक हम जो विजडम टूथ की बात करते हैं, अक्लदाड़, वो क्या उसकी कोई हिस्ट्री है या उसको क्यों कहते हैं विजडम टूथ? मैडम वो अक्लदाड़ उसको विजडम टूथ इसलिए कहते हैं कि वो 17 साल की उम्र में आता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो 21 साल तक भी आए, लेकिन हम सारे विद एवोल्यूशन, हम सारे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी हाइट और विड्थ ओवर इयर्स कम हो गई है, ठीक है ना। थाउजेंड एंड थाउजेंड इयर्स पहले बंदे बहुत कद-आवर थे, उनके जॉज बड़े जबड़े बड़े थे, तो दांत भी जो आते थे उनको खास स्पेस मिलती थी। अब दांत तो उतने हैं 32, लेकिन अक्लदाड़ आखिर वाली होती है जॉ में, तो उसको स्पेस नहीं मिल पाती। अच्छा, ठीक है। अगर उसको स्पेस ना मिल पाए तो अक्लदाड़ आपको थोड़ी सी तकलीफ इस तरह देता है कि वो निकलना चाहता है, मसोड़ा उसका थोड़ा सा ऐसे खुल जाता है नेचुरली जिस तरह खुलना चाहिए, लेकिन स्पेस जबड़े में ना होने की वजह से वो मुंह में नहीं आ पाता। अच्छा। जब नहीं आता, आप जैसे खाना खाओगे, खाने की कोई चीज उस गम और दांत के अंदर फंसेगी, अच्छा। और वहां स्वेलिंग हो जाती है। अच्छा, तो ये कहते हैं कि 2 बार अगर स्वेलिंग के एपिसोड्स हो जाएं, सो इट्स बेटर के डेफिनेटली यू सीक अ डेंटिस्ट ऑन योर फर्स्ट विजिट, लेकिन अगर 2 टाइम्स अगर हो जाए तो इट्स बेटर आफ्टर प्रॉपर एग्जामिनेशन, असेसमेंट, एक्सरेज,
better to seek a dentist help for removal of that painful tooth. अच्छा Yes. अच्छा अच्छा। तो डॉक्टर नुमान ये बताएं कि ये जो रूट कैनोलिंग आप करते हैं ये क्या है, ये करवानी चाहिए या इट डिपेंड ऑन द हेल्थ ऑफ अ टीथ, क्या होना चाहिए, क्या ऐसा है कि टूथ की डिफरेंट लेयर्स हैं, अच्छा। टॉप, मिडल और इनर मोस्ट। अगर टॉप में प्रॉब्लम है तो हम फिलिंग कर सकते हैं। ओके। अगर मिडिल में प्रॉब्लम है और उसकी वजह से सिर्फ ठंडा, अगर आप इसके साथ एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा आसानी हो जाएगी। अगर सिर्फ ठंडा गर्म नहीं लग रहा, अच्छा, सिर्फ ठंडा आप ये देख रहे हैं जिस तरह ये हेड है, हाँ हाँ, और जी, ये जी। इसके अंदर ये रूट्स हैं। तो ये जो ब्लैक आपको नजर आ रहा है ये इनर मोस्ट है। ओके। अगर आपका दांत में कीड़ा लग गया और वो इतना ज्यादा हो गया कि आपके ये इनर मोस्ट तक पहुंच गया, तो दांत पेशेंट आता है कि मुझे दर्द है, सिर्फ ठंडा गर्म नहीं लग रहा, मुझे तकलीफ है। तो ये जो एक्सक्रूशिएटिंग इंतहा की दर्द होना है, अगर ये है और दांत का स्ट्रक्चर इतना को जरूर है, जिस तरह इसके इर्द गिर्द का स्ट्रक्चर इतना है, अच्छा, कि हम इसको बचा सकते हैं, तो हम इसको खास लोकल एनेस्थीसिया दे के इस दांत को डेड किया जा सकता है, कि ताकि अंदर की नर्व्स निकाल दी जाएं और उस जगह पे कुछ फिलर्स डाल दिए जाएं। इसके बाद दांत में नर्व्स तो नहीं होंगी, अच्छा, लेकिन वो दांत खाना खाने के फंक्शन काबिल होगा। कुछ साल तक वो आपको पेन फ्री विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट रह सकता है। अच्छा अच्छा, जी जी, ये रिपोर्टेड है कि 8 से 10 साल अगर वो पेन फ्री रह जाए तो ये बहुत बड़ी सक्सेस की बात है। अच्छा 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 अच्छा, वेरी नाइस। मेरा तो मुझे याद है कि आपने कहा था कि से थैंक यू टू योर विजडम टूथ के 50 इयर्स तक उसने मेरा साथ दिया। जी जी जी। तो ये बताइए डॉक्टर नुमान के जो ये इंजेक्शन भी लगाते हैं, जी, उसका भी कोई स्प्रे वगैरह आ गया, उसकी भी बहुत दर्द होती है जब शुरू में आप इंजेक्ट करते हैं कुछ भी अब करने से पहले। जी जी जी। तो उसके लिए भी नमिंग जेल्स, असल में नमिंग जेल्स हैं। अच्छा, सो नमिंग जेल्स भी हैं इस तरह की, और ऐसे स्प्रेज भी हैं जो आप वहां कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली उसके टॉप सरफेस जो आपके अंदर की होती है, तो माउथ की, तो वो थोड़ी सी नम तो हो जाती है, ताकि जब हम नीडल प्रिक करें तो यू माइट फील अ शार्प स्क्रैच, बट नॉट दैट मच पेन जो कि एक नीडल के जो है ना अंदर डालने से आपको होगी। लेकिन स्टिल वी हैव टू गिव एनेस्थीसिया थ्रू दैट सिरिंज, ताकि हम इफेक्टिवली आपको नम अप कर सकें। कोई आपको याद है किस्सा ऐसा कि आपको वर्स्ट केस आपकी जिंदगी में कोई आया हो, किसको आप कहते हैं डॉक्टर्स के ये तो बस कोई हाल ही नहीं है? जनरली ऐसा है कि when you meet a patient who has never seen a dentist, अच्छा, and the teeth are shaking, they are really wobbly, और gums में swelling है, अब उसको कभी dental awareness भी नहीं थी, और proper history taking मैं कहूँगा ये भी बड़ी important है। अच्छा, क्योंकि सिर्फ fears नहीं है, उस history के अंदर आपको ये भी important है कि जी mental health, बाकी हर तरह की हेल्थ का पता होना, कोई एलर्जीज तो नहीं है, कोई ऐसी डिजीज तो नहीं है जिसकी वजह से लेट्स से अगर आप एनेस्थीसिया दें तो कोई ना कोई आपको डेंटल इमरजेंसी या कॉम्प्लिकेशन को देखना पड़े। अच्छा, ये भी होता है, तो ये ऐसा भी हो सकता है। तो हिस्ट्री टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पेशेंट ऐसे जरूर आए कि जिनको थोड़े साइकोलॉजिकल इश्यूज थे और उनकी फैमिली ने मुझे नहीं पहले से बताया, हालांकि मैंने प्रॉपर हिस्ट्री भी ली। अच्छा। तो बाद में जब उनका एक दांत लगा दिया गया तो उनको फील होता था कि इस ट्रीटमेंट की वजह से मुझे कुछ और प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ओके। तो ये एक ऐसा कंसर्न है कि फिर ऐसे लोगों की जो हिस्ट्री प्रॉपर ली भी, लेकिन अगर अगलों ने नहीं बताई तो यू कैन फेस प्रॉब्लम्स एंड डिस्कम्फर्ट आफ्टरवर्ड्स एज वेल, हाउ टू डील विद दैम। Yes. इसका मतलब है कि ये हिस्ट्री का लेना बहुत जरूरी चीज होती है। और दूसरी ये है कि हमने आज जो बातें की जिसके अंदर इसकी इम्पोर्टेंस आपने बताई, आपने बताया स्केलिंग क्या होती है, ट्रीटमेंट क्या होती है, अवेयरनेस क्या होती है। बेसिकली तो ये सारा काम ऐसे है कि लोगों को पता चले कि ये कितनी जरूरी चीज है जिसको हम नॉर्मल लाइफ में शायद अहमियत ही नहीं देते हैं। अगर हमने कहीं तैयार होकर जाना है तो शायद हमें लगता है कि हम नहा के अच्छे कपड़े प्रेस करके परफ्यूम लगा लें तो ये काफी है, लेकिन दांतों की ख्याल करना, उनकी सेहत का ख्याल करना, बहुत सारी आज बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मुझे खुद भी सुनने को मिली हैं और इंशाल्लाह मैं इस अवेयरनेस को जरूर लोगों तक पहुंचाऊंगी। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना टाइम दिया और इंशाल्लाह ताला हम एक सेशन और भी करेंगे जिसमें अगर मैं लोगों से कहूंगी कि जो व्यूअर्स हैं जो देखते हैं
उन्हें आप अपने कमेंट्स में जरूर लिखिए, आपको कौन कौन से किस किस किस्म के इश्यूज आपको आ रहे हैं अपने दांतों को लेके। जरूर हम इंशाल्लाह मैं डॉक्टर नुमान से जवाब उनके लेके या दूसरे सेशन में आपके उन्हीं तमाम सवालों का जवाब भी दूंगी। और मैं इसलिए डॉक्टर नुमान को ज्यादा पसंद करती हूँ कि डॉक्टर नुमान अपने पेशेंट के साथ पहले कंफर्ट लेवल अचीव करते हैं, क्योंकि जब मैं खुद भी अपनी पर्सनल दांतों को दिखाने के लिए आई थी, मुझे भी ये विजडम टूथ का मसला था, तो डॉक्टर नुमान ने उससे पहले ही बहुत सारी बातें की, रिलैक्स किया, बताया कैसे होगा, स्क्रीन पे दिखाया, और उस इशू को लेके सारी डिटेल मुझे पता थी और आई वाज सेटिस्फाइड कि आई एम इन सेफ हैंड। और जो कहा जाता है ना कि डॉक्टर के हाथ में अल्लाह ने शिफा दी है, तो डेफिनेटली नुमान मैं कहूंगी कि अल्लाह ताला ने आपके हाथ में बहुत शिफा दी हुई है। बहुत शुक्रिया और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आइंदा नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ जल्दी मुलाकात होगी।